Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we will start a new lesson of Science Second, that is Heredity and Evolution. Science Second का पहला लेसन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ये लेसन बायोलॉजी से कंसर्न करता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं. 9th क्लास में हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लेसन पढ़ा है. 9th क्लास में हमने इसी से मिलता जुलता लेसन जो था वो देखा है बायोलॉजी से रिलेटेड. आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं. हेरिडिटी क्या है? यहाँ पे जैसा आप स्लाइड में देख सकते हैं, हेरिडिटी द प्रोसेस बाय विच द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज पास्ड ऑन from one generation to another is called heredity. Heredity is the one type of process by which one characteristic is transferred from parent to offspring. हम देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो अपने पेरेंट से अपने बच्चों में मुंतकिल होते हैं. उसी को यहाँ पे हेरिडिटी कहा गया है. और the process is done by gene which define the characters the organism. और ये सब किसकी वजह से होता है? ये होता है डीएनए की वजह से. अब डीएनए कहां पे मौजूद होता है? हमने देखा था 9th क्लास के अंदर, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर. सेल में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है. डीएनए के पास सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. डीएनए के पास उस जानवर का, उस एनिमल का या उस ऑर्गेनिज्म का सारा इंफॉर्मेशन मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन. अगर हम और फर्दर उसको बायफर्केट करें तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल है, जो यूनिट है डीएनए का, वो जीन कहलाता है. एक थ्योरी ये भी कहलाती है कि वन जीन वन कैरेक्टरिस्टिक हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको. एक जीन एक कैरेक्टरिस्टिक रखता है. इस तरह सेवरल जीन डीएनए पे मौजूद होते हैं और वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. अब ये जीन है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां पे हम देख सकते हैं जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. अब हमने अभी कहा कि एक जीन एक कैरेक्टरिस्टिक, तो इस तरीके से क्या होगा, सेवरल जीन है तो वो उसके यूनिट्स हो गए. एवरी जीन कंट्रोल वन और सेवरल पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इवोल्यूशन क्या है. अभी देखते हैं हम कि देखिए अभी जानवरों की जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, इंसानों की पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली है. और हमने ये भी देखा है कि जो कई करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले जो एनिमल या हमारे इंसानों की भी अगर हम बात करें, जो इंसान मौजूद थे उनके अंदर कुछ ना कुछ ग्रेजुअल चेंज होते रहा है. हमने इससे पहले डार्विन्स की थ्योरी भी कई बार पढ़ी है, जिसके अंदर बताया गया कि इंसान जो है इवोल्यूट हुआ है, धीरे धीरे ग्रेजुअल उसके अंदर चेंजिंग हुआ है. इसी तरह बहुत सारे एनिमल में चेंज हुआ है. तो ये इवोल्यूशन जो हुआ है ये एब्रप्ट नहीं हुआ है, सडनली नहीं हुआ है. इसको कई साल लगे हैं इवोल्यूशन होने के लिए. तो उसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लीजिए. द ग्रेजुअल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिविंग राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंजेस इन देयर जेनेटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन. जब साइंस ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी तब इस इवोल्यूशन को कुछ दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाता था. लेकिन जब से साइंस का बोलबाला हुआ है, और खास तौर से जब मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, तो जॉन मेंडल ने जब ये बात कही है कि जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो उस टाइम से फिर ये चीज सामने आई है कि जो इवोल्यूशन हुआ है, जो ग्रेजुअली इवोल्यूशन जो चेंजेस हुआ है, वो एक्चुअली जीन के अंदर चेंज होता है, जो बहुत ही हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद ये चेंज होता है. और हमको वो चेंज जो है आज भी देखने को मिलता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे
इंसानों की हम बात करते हैं, तो ये जो चेंज होता है ये ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल भी कहलाता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। जनरली ह्यूमन बीइंग में जो है वो डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड और हेरिडिटरी मटेरियल हम जिसे कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर या डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बिल्कुल इस तरह होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्ट्रैंड होते हैं उसके अंदर, और वो बॉन्ड होता है कुछ मॉलिक्यूल्स के। वो मॉलिक्यूल कौन से होंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसी तरीके से आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है। जनरली कुछ वायरस के अंदर, प्लांट्स के अंदर आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में भी जो है आरएनए मौजूद होते हैं जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए मींस जिनका हेरिडिटरी से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर अगर ये नॉन जेनेटिक आरएनए है तो फिर ये ह्यूमन बीइंग में इनका काम क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में इनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। आपको मालूम है प्रोटीन एनर्जी सोर्स है। हमने पिछले क्लासेस में भी देखा है कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन ये जो है ये एनर्जी रिच सोर्स होते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है ये बहुत ही नेसेसरी चीज है ह्यूमन बीइंग को एनर्जी सप्लाई करने के लिए। तो हमारी बॉडी बार बार इसका रिक्वायरमेंट करती है, जिसके लिए आरएनए की बहुत जरूरत होती है। हम कह सकते हैं कि ये जो आरएनए है ये नॉन जेनेटिक आरएनए है जिसका हेरिडिटरी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। नाउ डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी मौजूद है, ये दोनों मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ये भी आपके सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट है, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। आरएनए जो होते हैं, जो कि नॉन जेनेटिक आरएनए जिसे हम कह रहे हैं, ये तीन टाइप के होते हैं, जिसको शॉर्ट इसमें बोला जाता है mRNA, tRNA एंड rRNA। mRNA मींस मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए एंड rRNA जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अभी हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं या एनिमल की हम बात करते हैं। डीएनए जो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है। नाउ डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अगर हम ब्रॉडली सेंस में बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, इट इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम जीन की बात करें तो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए की बात करें तो डीएनए इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। डीएनए की एक खास बात है, डीएनए सारी इंफॉर्मेशन अपने पास गैदर्ड करके रखता है और सारे सेल को कंट्रोल करता है। ना एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएनए की एक खास बात है कि वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट मींस ये 1 से 2 में कन्वर्ट होता है। जब वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तब सेल का भी डिवीजन होता है। इसीलिए किसी भी एनिमल की जो ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ सेल एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में डीएनए। डीएनए की कंपोजिशन क्या है? अगर हम और थोड़ा डिटेल में उसकी बात करें तो डीएनए के 3 मेन कंपोजिशन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड 3 चीजों से मिलकर बना है। जैसे अगर आप फोकस करें स्लाइड को तो तीनों चीजें आपको दिखेंगी यहां पे। एक होता है बेस, बेस एक्चुअली नाइट्रोजनस बेस भी उसे कहते हैं। दूसरा होता है शुगर, और जनरली जो शुगर होती है डीएनए के अंदर वो डीऑक्सीराइबोस कहलाती है। शुगर 2 टाइप की, अगर आरएनए में अगर हम शुगर की बात करें तो वो राइबोस शुगर होगी, अगर हम डीएनए में बात करें तो वो डीऑक्सीराइबोस शुगर कहलाएगी। इसी तरह फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीजें मिलके कंपोजिशन तीनों का बन के एक यूनिट बनता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ना न्यूक्लियोटाइड ही अगर हम आगे बात करें तो न्यूक्लियोटाइड ही एक जीन कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये तीनों चीजें बॉन्ड होती है, बेस होता है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस भी 2 टाइप के होते हैं, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। अगर हम ब्रॉडली उसको बोले तो 4 नाइट्रोजन बेस 2 टाइप में 2-2 अगेन नाइट्रोजन बेस होते हैं, जिसमें एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमाइन।
ये चारों भी नाइट्रोजनस बेस किसी एक नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है और ये न्यूक्लियोटाइड ही एक जीन का रोल प्ले करता है। इसी तरह सेवरल न्यूक्लियोटाइड डीएनए के ऊपर मौजूद होते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को लेके। ना हमको यहां पे दो डिफरेंस समझ में आ गए, आरएनए एंड डीएनए। आरएनए के अंदर शुगर जो होती है वो राइबोज शुगर होती है, जबकि डीएनए के अंदर वही शुगर क्या हो जाती है, डीऑक्सी राइबोज होती है। इसी तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस जो है, जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस मैंने अभी नाम आपके सामने लिया हूं, जैसे कि हम एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमाइन। नाउ थायमाइन जो है ये डीएनए में मौजूद होता है, लेकिन जब हम आरएनए की बात करेंगे तो थायमाइन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए में। देखिए यहां पे राइबोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए व्हाइल डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, यहां पे OH ग्रुप एक्स्ट्रा का ऐड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद, एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसलिए उसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। देखिए डीएनए बेस पेयरिंग में अभी बात कर रहा था। बेस पेयरिंग में जितने नाइट्रोजनस बेसिस है वो बाइंडिंग रहते हैं। नाइट्रोजन बेसिस जैसे मैंने अभी बोला आपको कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन भी आपस में बाइंड हुए होते हैं। तो जनरली क्या होता है, एडेनिन एंड थायमाइन, एडेनिन एंड थायमाइन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये जो है पेयरिंग होती है। एडेनिन एंड थायमाइन जो होता है, डीएनए की बात हम कर रहे हैं, एडेनिन एंड थायमाइन ये डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ होता है, जबकि गुआनिन एंड साइटोसिन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा होता है। अगर वही बात अगर हम आरएनए की ले लें तो एडेनिन और थायमाइन के बदले वहां यूरासिल आ गया, तो अब यहां पे एडेनिन एंड यूरासिल डबल बॉन्ड में रहेगा और गुआनिन और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में रहेगा। यहां पे दिख रहा है, देखिए ये डबल बॉन्ड है, एडेनिन एंड थायमाइन एंड एडेनिन एंड साइटोसिन एंड गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड में। यहां पे आप फोकस करके देख सकते हैं इसको। तो मेजर अगर हम बात करें तो यहां पे 4 हमको नाइट्रोजन बेस मालूम होना जरूरी है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमाइन in the case of DNA, but in the case of RNA the thymine is replacing the uracil replace the thymine। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। नाउ प्रोटीन सिंथेसिस ये एक रेगुलर प्रोसेस है डीएनए का। जब कभी भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की तो डीएनए उसको फुलफिल करता है, डीएनए उसको बनाता है। ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाहिर बात है हमको जीन की जरूरत पड़ेगी, हमको न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी। अब न्यूक्लियोटाइड में हमने 3 चीजें देखी है, बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर जिसमें प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन अलग पिरिमिडिन अलग। हमने दूसरा देखा है शुगर, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर। हमने तीसरी बात की है फॉस्फेट ग्रुप की। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। ना प्रोटीन जब बनता है, एक्चुअली प्रोटीन है क्या, प्रोटीन इज नथिंग बट अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन एक अमाइनो एसिड होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि हमारे मिनरल्स को फुलफिल करते हैं और एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अमाइनो एसिड। अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड जुड़ी होती है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड को जोड़ देता है और बन जाती है एक चेन, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रोटीन कहलाता है। अब हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है जो फंक्शनल होती है, जिसका रिक्वायरमेंट डे टू डे लाइफ में होता है। और वो कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। जब कम हो जाते हैं तो डीएनए को उसका मैसेज पहुंचता है और डीएनए उसको बना देता है। अब हमको ये भी पता है कि जितने एंजाइम्स है वो सारे के सारे जो है वो प्रोटीनियस चेन ही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। तो जितने एंजाइम्स होते हैं जिसको हमको जरूरत लगती है
सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करता है? डीएनए करता है ना। अगर प्रोटीन चेन रहेंगी तो एंजाइम बनेगा। तो ये जो प्रोटीन चेन है ये हमको बनाना है, हमारे सेल को बनाना है, डीएनए को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेप में बनेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ना। ये जो सेंट्रल डोग्मा जो वर्ड है ये एक्चुअली एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा, या प्रोटीन सिंथेसिस किसे कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बताइए। तो 2 प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। हमारा डीएनए 2 प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो डीएनए से पहले आरएनए बनता है। अब ये आरएनए कौन है? कौन सा आरएनए? नॉन जेनेटिक आरएनए, जबकि डीएनए जेनेटिक आरएनए हमारे पास मौजूद है। तो ये डीएनए बनाता है नॉन जेनेटिक आरएनए, जिसको हमने एक दूसरा नाम दिया एमआरएनए। हमने इससे पहले बात की एमआरएनए। नौ डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। नौ जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, द प्रोसेस ऑफ making mRNA by DNA, it is called transcription. Now this word is very important for exam point of view. What is transcription? Transcription is the process of making of mRNA or RNA by DNA. And what is translation? The making of protein. Protein का बनना with the help of RNA. Now with the help of transcription and the translation, ये 2 प्रोसेस की मदद से हम प्रोटीन बना सकते हैं। हम थोड़ा डिटेल बात करेंगे कैसे बनता है ये कैसे बनता है। तो थोड़ा आपको स्लाइड में पूरा पिक्चर दिखेगा कि क्या क्या चीजें हो रही है। ये देखिए, ये डीएनए है, डबल हेलिक्स डीएनए। ये डबल हेलिक्स डीएनए ये न्यूक्लियस के अंदर, ये देखिए न्यूक्लियस का पार्ट। हाँ, एक और बात, एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि जब डीएनए से आरएनए बना था, जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुआ था, तो ये न्यूक्लियस में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद है। लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस ये होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट है। अब देखिए, हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो रहा है। देखिए, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, डीएनए के एक स्ट्रैंड, उसके ऊपर बहुत सारे जीन मौजूद है ना। ये डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है ये आरएनए के ऊपर ट्रांसफर होती है। जिस टाइप का, जिस रिक्वायरमेंट का आरएनए उसको चाहिए या प्रोटीन चाहिए, उस तरह की कोडिंग ये एमआरएनए पे या आरएनए पे डाल दी जाती है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। इसी को एमआरएनए को टेम्पलेट एमआरएनए भी कहते हैं। टेम्पलेट इज वन टाइप ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए कोडिंग। डीएनए कोडिंग का कॉपी एमआरएनए के ऊपर आ गया। अब ये एमआरएनए कहां बन रहा है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए ये न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। नो, ये जो एमआरएनए बना है, अब ये एमआरएनए बाहर आएगा न्यूक्लियस से। नो, हम बोल सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस में हो गया। अब ये जो एमआरएनए बाहर आया है न्यूक्लियस के बाहर, मतलब कि साइटोप्लाज्म में आ गया। नो, ये साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये एमआरएनए की जो कोडिंग, जो कि उसको डीएनए से मिली है, ये कोडिंग, अब ये कोडिंग के बारे में भी एक बात समझ लेनी बहुत जरूरी है। ये जो कोडिंग होते हैं ये नाइट्रोजन बेसिस की शक्ल में होते हैं। एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमाइन नहीं रहेगा, अब यूरेसिल रहेगा, क्योंकि ये एमआरएनए बन गया, आरएनए बन गया। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये जो कोडिंग है ये हर 3 कोड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, इसलिए इसको ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिए आप। व्हाट इज ट्रिपलेट कोड? ट्रिपलेट कोड इज द नथिंग बट द कोडिंग ऑफ एमआरएनए। 3 टाइप के कोड, 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं और ये तीनों नाइट्रोजन बेस मिलके एक ट्रिपलेट कोड बनाता है, मतलब एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है ना। ये 3 कोडिंग के हिसाब से अब ये बाहर आ गया पूरा मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए ना। हमने बात किया था देयर आर अनदर 2 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए, दैट इज टीआरएनए एंड द आरआरएनए। आरआरएनए का जो लॉन्ग फॉर्म है उसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। आपको मालूम है राइबोसोम इज द वन टाइप ऑफ ऑर्गेनेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नाउ ये आरआरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम है, ये साइट होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की जगह होती है, साइट होता है, जहां पे एमआरएनए एंड टीआरएनए का जंक्शन होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एमआरएनए जिसके ऊपर कोडिंग मौजूद है, टीआरएनए जिसके ऊपर एंटीकोडॉन मौजूद है।
अब जाहिर बात है 3 नाइट्रोजनस बेस का कोड बना है, उसको एंटी कोडॉन जो कि टीआरएनए पे मौजूद होते हैं, वो जंक्शन होता है दोनों का, कहां पे होता है, वो राइबोसोमल आरएनए पे होता है। तो देखिए यहां पे ये जितने दिख रहे हैं ना, ये टीआरएनए है, और ये जो टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए जिसको बोल रहे हैं, उनके पास एक एक अमीनो एसिड मौजूद है, और ये आरएनए के पास 3 जो है एंटी कोडॉन की शक्ल में 3 नाइट्रोजनस बेसेस है जो कि इस एमआरएनए के अगेंस्ट में है। अब हमने इससे पहले बात की कि प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस और pyrimidine नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों के दरमियान पेयरिंग होती है। हमको पता है कि एडेनिन एंड यूरासिल के दरमियान डबल बॉन्डिंग होती है, जबकि साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। अगर इस एमआरएनए पे यहां पे यूरासिल मौजूद हो, अगर यू मौजूद हो, यू इसको शॉर्ट फॉर्म में यू लिखेंगे, अगर यूरासिल मौजूद हो तो टीआरएनए पे क्या रहेगा, टीआरएनए पे रहेगा एडेनिन। तो अगर यहां पे यूरासिल और एडेनिन दोनों कोडॉन और एंटीकोडॉन आपस में मिल गए, इसका मतलब कोडॉन और एंटीकोडॉन मिल गए, कोड जो है सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि ये जो है अमीनो एसिड इनके पास मौजूद था, वो इस कोडॉन का अमीनो एसिड यहां पे मौजूद था, इसलिए राइबोसोम उसको साइट अलाउ करेगा, वो टीआरएनए वहां पे बाइंड करेगा, अपना अमीनो एसिड वहां पे लीव कर देगा और बाजू में हट जाएगा। दूसरा, टीआरएनए को अब मौका मिलेगा, वो आके अपना कोडॉन एंटीकोडॉन यहां पे लॉक करेगी, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो अपना अमीनो एसिड यहां पे रिलीज करेगा और फिर वहां से वो हट जाएगा। इस तरह नंबर ऑफ टीआरएनए आते जाएंगे, लॉक करते जाएंगे कोडॉन एंटीकोडॉन को और अपना अमीनो एसिड यहां पे रिलीज करेंगे। इस तरह ये चेन जो है अमीनो एसिड की वो बड़ी होती चली जाएगी, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल रहे हैं। हर अमीनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद रहेगा जो कि उसको बाइंड करेगा, इसलिए ये चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इसको हम समझ में आएगा हमको। देखिए यहां पे हमने देखा ये पूरा सेल है, ये सेल के अंदर डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, ये डीएनए से हमने पहले एमआरएनए बनाया, ये एमआरएनए बन गया, डीएनए से एमआरएनए, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ना ये एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आ गया और यहां राइबोसोम उसको साइट प्रोवाइड कर रहा है और यहां पे टीआरएनए आ रहे हैं और लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, इसको हम ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद हो रहा है। देखिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं उसको, थोड़ा ब्रॉडली सेंस से समझते हैं। देखिए डीएनए है, ये न्यूक्लियस है, नौ डीएनए स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने की वजह से क्या हुआ, डीएनए के ऊपर जो कोडिंग मौजूद थी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, उसने ट्रांसफॉर्म किया एमआरएनए टेम्पलेट्स को, जो कि जिस टाइप का हमको एमआरएनए चाहिए था वो एमआरएनए यहां पे बन गया और वो एमआरएनए फिर न्यूक्लियस से निकल के फिर साइटोप्लाज्म में चला गया। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नाउ देखिए यहां पे और हम ये स्लाइड से समझ सकते हैं कि ये जो एमआरएनए बना है, एमआरएनए डीएनए से बना है जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुआ। इस एमआरएनए पे अभी हमने बात की है 3-3 की शक्ल में कोडॉन मौजूद है। देखिए कोडॉन 1 2 3 4 5 6 और एक कोडॉन मतलब कि 3 अमीनो एसिड का एक कोडॉन बना है और एक कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलके एक कोडॉन बनता है और एक कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द जेनेटिक कोड स्टेट विच कोडॉन स्टैंड फॉर विच अमीनो एसिड। अगर ये जेनेटिक कोड हमको बताएंगे अभी कि कौन सा अमीनो एसिड यहां पे आके लॉक करने वाला है, इसलिए डीएनए का रोल इंपॉर्टेंट है। डीएनए को पता है कि मुझे कौन सा अमीनो एसिड यहां पे बनाना है तो कौन सा कोडॉन मुझे देना होगा। तो डीएनए इज द मास्टर मॉलिक्यूल, वो तो सारी जानकारी रखता है सेल की। देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। देखिए एमआरएनए अभी बाहर निकल गया, उसके ऊपर बहुत सारे कोडॉन मौजूद है, ट्रिपलेट कोडॉन 3-3 नाइट्रोजन बेसिस की शक्ल में। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा अभी राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए।
तो हम देखते हैं ये RNA यहाँ पे आ गया, उन्होंने साइट प्रोवाइड कर दी राइबोसोमल RNA। अब ये राइबोसोमल RNA या rRNA और mRNA मिलकर साइट प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए। अमीनो एसिड किसके पास है, tRNA के पास है। तो देखिए अब ये tRNA आ गया और tRNA के पास एंटीकोडॉन मौजूद है, देखिए यहाँ पे, और उसके पास एक अमीनो एसिड भी मौजूद है। तो क्या होगा, ये अमीनो एंटीकोडॉन लेके आया। अब यहाँ पे AUG, A फॉर एडेनाइन, U फॉर यूरासिल, G फॉर ग्वानिन, ये तीनों नाइट्रोजन बेस से मिलकर एक कोडॉन बना एक अमीनो एसिड के लिए। अब यहाँ पे एंटीकोडॉन आ गया, A के अगेंस्ट में U के अगेंस्ट में A एंड G के अगेंस्ट में C। ये लॉक हो गया, अभी कोड और एंटीकोड मिल गए हैं, पासवर्ड मैच हो गया है। पासवर्ड मैच हो गया तो अभी अमीनो एसिड यहां पे रिलीज करेगा और ये tRNA यहां से चला जाएगा। अब ये कोडॉन का काम खत्म हो गया, तो देखिए अब ये दूसरे कोडॉन की तरफ राइबोसोमल RNA थोड़ा इधर बाजू में हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बनाएंगे। दूसरा tRNA यहां पे आएगा, उसका मिस लॉक होगा, एंटीकोडॉन और कोडॉन लॉक होगा, देन अगेन यहां पे मैच होगा, फिर ये अमीनो एसिड यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड की शक्ल में यहां पे देखिए बन गया। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड, अब ये चेन बढ़ती चली है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड को हम फिर बाद में बोलेंगे वो पॉलीपेप्टाइड, एक से ज्यादा अमीनो एसिड रहेंगे। और ये जो राइबोसोमल RNA है वो भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद दूसरे कोडॉन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। देखिए इस तरीके से तीसरा tRNA आया, ये थोड़ा इधर बाजू में सरक गया। अभी तीसरा tRNA आया है एंटीकोडॉन लेके, ना ये मैच करेगा और ये फिर अगेन से येलो कलर का अभी अमीनो एसिड यहां पे हम समझ सकते हैं, ये इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बढ़ती चला है और जिसको हम पॉलीपेप्टाइड भी कह रहे हैं। फिर इस तरीके से आगे तक चला गया, आगे तक जाने के बाद ये सारे अमीनो एसिड बढ़ते चले गए। अब ये सब प्रोसेस कहां हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्रांसलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद द हेल्प ऑफ mRNA और tRNA, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो देखिए यहां पे ट्रांसलेशन हो गया और हम समझ सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन भी यहां पे बन रही है। अब इसमें एक बात और आप समझ लीजिए, आपके सिलेबस के मुताबिक यहां पे जो पहला कोडॉन होता है इसको इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं, शुरुआत करने वाला कोडॉन, और लास्ट वाला कोडॉन जो होता है वो टर्मिनेशन कोडॉन होता है। अभी हमको शुरू भी करना है और खत्म भी करना है, तो इसमें इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन ये बहुत रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी देखिए हम एक ट्रेन देखते हैं, तो ट्रेन में शुरुआत जब ट्रेन की होती है तो इंजन से होती है, लेकिन जब हम ट्रेन को खत्म करने वाले होते हैं तो वहां पे गार्ड होता है जो हरी झंडी बताता है यहाँ पे ट्रेन खत्म हो गई अभी। तो यहाँ पे हमको यहाँ से शुरू करना है इनिशिएशन कोडॉन एंड यहाँ पे करना है टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। इसके बाद देखिए ये अगेन वही स्लाइड आ गई जिसमें हम बोल रहे हैं कि डीएनए से mRNA बना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, mRNA से हमने प्रोटीन बनाया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। तो आप थोड़ा इस चीज को, इसको ही सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं, एग्जाम में पूछता है, और इस चीज को आप बाय हार्ट कर लीजिए, बिल्कुल कंपलसरी, ये क्वेश्चन आते ही रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्लाइड है जिसमें आप समझ सकते हैं कि tRNA किस तरह एंटीकोडॉन लेके आ रहे हैं, एंटीकोडॉन, और उनके पास एक अमीनो एसिड भी मौजूद है, और वो mRNA के पास आ रहे हैं, कोडॉन के पास। एंटीकोडॉन कोडॉन मैच होंगे, अमीनो एसिड वहां पे रिलीज होगा एंड अगेन tRNA जो है वहां से बाजू में चले जाएंगे और अमीनो एसिड वहां पे रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो ये पूरी जो स्लाइड है ये आप देख सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसा हुआ। प्रोटीन सिंथेसिस आपके सिलेबस में सेंट्रल डोगमा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों भी मौजूद है, शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन आपको वो शॉर्ट नोट समझने के लिए भी सारी डिटेल मालूम होना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, और इसको बाय हार्ट कीजिए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आगे भी इंफॉर्मेशन आप जब एग्जाम का टाइम हो तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।